बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरा नाम है अयाज असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक अकाउंट पे आज की ये खुसूसी वीडियो। आज के दो बड़े अहम मौजू जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहला मौजू तो ये, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है और वो अच्छी खबर क्या है कि नवाज शरीफ जो है उनको इवन फील्ड केस के अंदर बरी कर दिया गया है। ये इवन फील्ड केस है क्या था और मजीद कौन कौन से केसेस अभी नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो मौजूद हैं जिन पर अभी उनकी बरीयत होना बाकी है। और दूसरी आज की अहम खबर यह है कि इमरान खान की जानिब से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से यह ऐलान किया गया है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे हैं और उनकी जानिब से एक और शख्स को वक्ती तौर पर, जैसे हम कहते हैं कि निगरान चेयरमैन जो है मुकर्रर कर दिया गया है। तो इसके क्या पार्टी पर साथ पड़ेंगे आज की Never really know. तो आइए जी वीडियो का आगाज करते हैं। आज की सबसे पहले अहम खबर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो कायद हैं ताहयात, जिनको कायद का लकब दिया गया नवाज शरीफ साहब, उनको पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इवन फील्ड रेफरेंस में बरी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एहतसाब अदालत ने उनको सजा सुनाई थी उसको कलअदम करार दे दिया है। और इसके साथ साथ उसको तो कलअदम करार दे दिया गया है, लेकिन इसके साथ जो एक और बड़ी अहम बात है वो ये है कि ये इवन फील्ड रेफरेंस बुनियादी तौर पर है क्या था। तो आपको बताएं जी कि इवन फील्ड रेफरेंस जो है इसमें जुर्म साबित होने पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सन 2018 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ही 3 अफराद को जो है वो सजा सुनाई थी, जिनमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर जो है वो शामिल थे। इसके अलावा नवाज शरीफ को जो साहबजादे हैं हसन नवाज और हुसैन नवाज, उनको इश्तहारी करार देने के लिए कार्रवाई का आगाज करने का हुक्म जो है वो भी अदालत की जानिब से दिया गया था। इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है उसने सन 2018 में इवन फील्ड रेफरेंस के अंदर आपको बताएं कि मरियम नवाज को 7 साल की कैद और 20 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई गई थी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को भी इसी मुकदमे में 11 साल कैद और 80 लाख बरतानवी पाउंड जो है वो जुर्माने की सजा जो है वो सुनाई गई थी, जबकि मरियम नवाज और उनके शौहर सफदर हैं उनका मुकदमा जो है वो अलग कर दिया गया था। और आपको ये भी याद होगा कि ये रेफरेंस जो है वो उस वक्त सामने आया था जब 20 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान की अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा लीक्स केस के फैसले में उस वक्त के जो वजीर आजम है नवाज शरीफ, उनके खिलाफ मजीद तहकीक के लिए FIA के आला अफसरान की सरबराही में 6 रुकनी JIT जो है उसको बनाने का फैसला किया था, जिसके बाद नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ 3 मुख्तलिफ रेफरेंस जो है वो बनाए थे, जिनमें इवेंट फील्ड रेफरेंस जो कि लंदन में प्रॉपर्टी से मुतालिक था, जिसमें नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है, फिर अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस जो है वो शामिल थे। इनमें से इवेंट फील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को जो है वो सजा सुनाई गई थी, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में उनको एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया था। ये तो थी इस मुकदमे के हवाले से कुछ कार्रवाई, लेकिन एक मुकदमा जो है वो नवाज शरीफ पे अभी भी बाकी है और वो है जनाब नवाज शरीफ के ऊपर अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस, जिसके अंदर नवाज शरीफ ताहाल जो है वो बरी नहीं हो सके। आपको बताएं कि नवाज शरीफ को इस मुकदमे के अंदर 2018 में ही इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है उसने सजा सुनाई थी, जिसमें नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी और अल अजीजिया रेफरेंस के अंदर 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे पर फायज होने पर उन पर जो है वो पाबंदी आयद की गई थी और उनके नाम जो तमाम जायदाद है उसको भी जब्त करने का फैसला किया गया था और साथ ही साथ तकरीबन 3.25 अरब रुपए का जुर्माना उन पर जो है वो आयद किया गया था। अच्छा, इस मुकदमे की अगर हम तफसील में जाएं तो बज़ाहिर अल अजीजिया स्टील मिल्स जो है वो नवाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ ने 2001 में सऊदी अरब में कायम की थी, जिसके इंतजामी उमूर नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज जो है वो चला रहे थे। और शरीफ खानदान की जानिब से जो दलाल दिए गए उनमें भी यह कहा गया था कि स्टील मिल लगाने के लिए कुछ सरमायाकारी जो है वो सऊदी हुकूमत से ली गई थी। ये तो तमाम आप यकीनी तौर पर जो जब ये रेफरेंस चल रहा था उसके हवाले से जान चुके थे, लेकिन जो बात करने वाली है वो ये है आज की इस वीडियो के अंदर कि आप ये देखिए कि अभी तक अगर नवाज शरीफ जो है उनको आप देखिए कि अल अजीजिया स्टील मिल के अंदर अभी उनका मुकदमा जो है उसमें उनको बरी नहीं किया गया, लेकिन जो हमारा कानूनी निजाम है, जो हमारा अदालती निजाम चल रहा है, यही हमारी अदालतें थी 2018 के अंदर
कि जब उन्होंने नवाज शरीफ को सजा सुनाई, हमारी अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उस वक्त के जो वजीर आजम है उनको नाअहल कर दिया। और आज वही वजीर आजम जब 2023 में वापस आया है और ये बातें की जा रही हैं कि उनकी डील जो है वो तय हो चुकी है, तो उसी वजीर आजम को अब आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम मुकदमात से बरी किया जा रहा है। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या वो अदालतें या वो जजेस जिन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया, क्या वो गलत थे, या आज के जो जजेस हैं वो गलत हैं जो नवाज शरीफ के हक में फैसला दे रहे हैं। अवाम को कब तक इसी तरह ट्रक की बत्ती के पीछे जो है वो लगाया जाता रहेगा और इस मुल्क के कानून का मजाक उड़ाया जाता रहेगा? क्या इस मुल्क में किसी भी ताकतवर के लिए कानून है? यहां तो एक चीज बड़ी साफ और क्लियर लग रही है कि अगर आपके ताल्लुकात जो है वो मुक्तदरा इदारों के साथ बहुत अच्छे हैं तो आपने जो भी किया हो तमाम इदारे आपको बरी कर देंगे, और अगर आपके साथ उनके ताल्लुकात जो है वो खराब हैं तो फिर आपने बेशक बेटे से तनख्वाह भी नहीं ली है तो इस बात पर भी आपको नाअहल कर दिया जाएगा, चाहे आप मुल्क के वजीर आजम ही क्यों ना हो। क्या इन सवालों के जवाब देने के लिए कोई ऐसा इदारा है, कोई जिम्मेदारी इसकी लेगा कि इस मुल्क की आवाम को कब तक जो है वो बेवकूफ बनाया जाता रहेगा? जब दिल चाहता है किसी भी वजीर आजम को, मुंतखब वजीर आजम को नाअहल कर दिया जाता है, उस पर मुकदमात बना दिए जाते हैं, सजाएं सुना दी जाती हैं, लेकिन जब आपके ताल्लुकात उनके साथ बहाल हो जाते हैं तो वही शख्स जो है वो आपके लिए जो है सावी सवित्री बन जाता है, वो आपके लिए पाक साफ हो जाता है और वही शख्स जो है तमाम मुकदमात से उसको आहिस्ता आहिस्ता बरी भी कर दिया जाता है। अब आप देखिए, जिस तरह अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इससे बरी नहीं होंगे? नवाज शरीफ को यकीनी तौर पर इससे भी बरी कर दिया जाएगा। और आजकल आप ये देखिए कि उस वक्त इमरान खान साहब के हक में हालात थे तो इमरान खान साहब को मुल्क का वजीर आजम बनाने के लिए नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया गया और तमाम के तमाम हालात जो हैं वो इमरान खान के हक में चले गए। और आज जब आपकी बातें इमरान खान के खिलाफ जा रही हैं, इमरान खान से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो आज इमरान खान को साइड पर हटा दिया गया है, वो जेल के अंदर है और नवाज शरीफ साहब को बाहर लंदन से बुलाकर उनको मुल्क का वजीर आजम बनाने के लिए तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। आखिर कब तक मजाक चलता रहेगा? ये खिलवाड़ कब तक होगा पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ? सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी आवाम इस सवाल का जवाब जानना चाहती है? क्या आवाम का हक नहीं बनता कि उनके वोटों से जो मुंतखब हुकूमत आती है बताया जाए आवाम को कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आप भी अगर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं या आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट में इसका इजहार जरूर कीजिएगा। आज का दूसरा मौजूद जनाब जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो इमरान खान, क्योंकि वो इस वक्त जो है वो जेल के अंदर मौजूद हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है और गौहर अली खान उन्हें इमरान खान की जानिब से पीटीआई का निगरान चेयरमैन जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये गौहर अली खान जो है ये कौन है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता चंद रोज से ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ओहदे से मुतालिक जो है वो इबहाम जो है वो मौजूद था कि आया वो इस ओहदे से मुस्ताफी हो रहे हैं या नहीं, और इस हवाले से आज पीटीआई के सेनेटर अली जफर जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की वजाहत भी कर दी और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान से गुज़िश्ता रोज जेल में उनकी मुलाकात हुई, जहां उन्होंने कानूनी मुशावरत करते हुए सवाल पूछे कि क्या वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कानूनी तौर पर लड़ सकते हैं और अगर वो इसमें हिस्सा लेंगे तो इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को कलअदम करा देगा या नहीं। तो इस पर अली जफर जो है उनकी जानिब से कहा गया कि इस बारे में हम इमरान खान के केसेस का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा तो ले सकते हैं लेकिन इससे इलेक्शन कमीशन कलअदम जो है वो करार देने का मौका जो है वो मिल जाएगा, जो कि वो नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली खान को निगरान चेयरमैन पीटीआई नामजद करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर बैरिस्टर गौहर अली जो है वो भी मौजूद थे और उन्होंने जाहिर है उन्होंने जो है इस हवाले से जो है पार्टी के चेयरमैन का शुक्रिया भी अदा किया। अलबत्ता अगर हम इनके हवाले से आपको थोड़ा सा अपडेट दे दें तो पीटीआई के चेयरमैनशिप के लिए इमरान खान के नामजद उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर अली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और उन्होंने उनका ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर से है और वो तहरीक इंसाफ से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं और 2008 के आम इंतखाबात में तीर के निशान पर वो इंतखाबात में हिस्सा भी ले चुके हैं। इसके बाद वो तवील अर्सा सियासी मैदान से दूर रहे और सियासी जमातों के जो मुकदमात हैं उनमें बतौर वकील वो अदालतों में पेश होते रहे और उसके बाद उन्होंने बरतानिया की जो यूनिवर्सिटी है उससे एलएलबी और वॉशिंगटन चैम्बर ऑफ लॉ से एलएलएमबी उन्होंने कर रखा है और अरसे दराज तक वो एतजाज एहसन एंड एसोसिएट्स के साथ भी वाबस्ता रहे हैं और एतजाज एहसन की बरहरास्त निगरानी में वो वकालत भी करते रहे हैं। तो ये थी कुछ बैरिस्टर गौहर के हवाले से जो है इंफॉर्मेशन जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर की और इब्तदाई तौर पर आपको ये भी बताएं कि बैरिस्टर गौहर जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस और इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के मुकदमात की भी पैरवी करते रहे हैं और
जब तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की भरमार हुई तो ऐसे में जहां उनके चैलेंजेस में इजाफा हुआ तो वहीं पार्टी में उनकी अहमियत जो है वो भी कई गुना बढ़ गई। और 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंतखाबात में भी ये हिस्सा ले चुके हैं और बहुत कम वोटों से ये हार गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर गोहर अली खान का इंतखाब जो है वो क्यों किया गया। आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसा रहनुमा मौजूद नहीं था। अब गोहर अली खान की अगर हम बात करें तो पीटीआई के अंदर वो सिर्फ एक वकील की हैसियत से पेश होते रहे हैं उनके मुकदमात में, बाकी उनके अंदर कोई ऐसी हमें पब्लिसिटी नजर नहीं आती है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की अगर हम बात करें, मुराद सईद आपके पास मौजूद थे, हमाद अजहर आपके पास मौजूद हैं, इसके साथ साथ आपके पास पीटीआई के दीगर रहनुमा जो है वो मौजूद है, लेकिन आपने गोहर अली को ही क्यों इंतखाब किया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनी तौर पर फैसला जो है ये इंतहाई अहम फैसला। और इमरान खान ने ये फैसला क्यों किया है इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर यह फैसला तहरीक इंसाफ को एक तरफ जहां ये फायदा जरूर देगा कि उनका जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन की तारीख दे रखी है इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से। उस पर आप अपनी वीडियो भी मेरी एक देख चुके हैं। डिटेल वीडियो देखना चाहें तो आप लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसी हमारे यूट्यूब के चैनल पर ये वीडियो जो है मौजूद है। लेकिन क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पीटीआई ये चाहती है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रदम ना हो, इंतखाबी निशान बल्ला उनसे वापस ना लिया जाए, इसलिए गोहर अली का इंतखाब किया गया। लेकिन गोहर अली का इंतखाब जो है सियासी हलकों में इसको इमरान खान की बड़ी बेवकूफी जो है वो करार दिया जा रहा है। और खान साहब इससे पहले भी आपको पता है कि जो भी फैसले करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, कभी किसी की सुनते नहीं है। लेकिन अब भी उन्होंने ये जो फैसला किया है ये बड़ा ही गैर मकबूल किस्म का शख्सियत का उन्होंने इंतखाब किया है, और ये पीटीआई के ऊपर क्या असर डालेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपको अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपको इमरान खान का फैसला कैसा लगा कमेंट में जाके इसका इजहार जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।